गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टुडे द डेट इज 12th मई 2020। और सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों का और उन सभी गार्जियंस का और मेरे समस्त देशवासियों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स किए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और अपने देश के बच्चों से ये एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा अभी भी आप घर में ही रहिए, पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जिन बच्चों के एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम हमारे रह गए थे पीछे, 1 जुलाई से आने का है, सीबीएसई बोर्ड की ऐसी एक नोटिफिकेशन आई है। जो भी शेड्यूल रहेगा वो अच्छा रहेगा, आप लोगों के हित में रहेगा। और ये जो कोरोना काल है, ये कोरोना काल आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे है? क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, हमें घर में रहना है, पढ़ाई करनी है और हमें टाइम मिल गया है। जिनके एक सब्जेक्ट थे उनको एक सब्जेक्ट के लिए मिल गया, जिनके 2 सब्जेक्ट रह गए थे उनको 2 सब्जेक्ट के लिए मिल गया। मतलब कुल मिला के कि हमें टाइम एक्स्ट्रा मिल गया और हम अब अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी के जिन सब्जेक्ट्स में अगर हमारे मार्क्स थोड़े से हमें लग रहा है कम रह गए हों, हालांकि मैं अपनी तरफ से एक शिक्षक होने के नाते सभी को आशीर्वाद देता हूं कि सबके मार्क्स अच्छे अच्छे आए। तो वह जो अब इनकी जो परीक्षा होगी क्लास 10th की और 12th की, वो उसमें से अच्छे मार्क्स लेके आए और अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो आज का जो चैप्टर है वो मैंने उठाया है 12th क्लास इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नेम है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखिए, पढ़ना आप सब लोग जानते हैं, अब आप क्लास 12th में हैं। ये कहना अब सही नहीं होगा कि बेटा पढ़ाई करो, घर बैठो पढ़ाई करो। अब आप सब बड़े बच्चे हैं, लेकिन एक ये तरीका मैं समझाने जा रहा हूँ कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है ताकि हम मार्क्स अच्छे से लेके आ सकें। हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एक नोट्स बना लीजिए, जैसे ये मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने। हर चैप्टर के जो हेडिंग्स हैं या उन हेडिंग्स के अंदर जो सब हेडिंग्स होते हैं उन्हें आप लिख लीजिए। मेन अगर हेडिंग्स हमें याद होंगे या हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज व्हाट्सएवर में भी, तो हम उनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हर एक डेफिनेशन का या हर एक कैरेक्टरिस्टिक का या हर एक एडवांटेज का या डिसएडवांटेज का कुछ अपने कीवर्ड्स होते हैं, कुछ अपने उनके की पॉइंट्स होते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला मैंने हेडिंग लिया है वो लिया है वर्कर। वर्कर, WORKER। वर्कर होता कौन है? आप कहेंगे कि जो काम करता है वो वर्कर होता है, लेकिन हमें इसको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की भाषा में लिखना है। हमने क्या लिखा है? ऑल दोज हु आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। वह सब लोग जो किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं। इसके अंदर ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज वर्ड यूज करना जरूरी है, क्योंकि क्लास 11th में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। तो यहाँ पर हमें क्या इस्तेमाल करना जरूरी है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो अभी तक हमारी हाफ डेफिनेशन हमको समझ में आ गई कि ऑल दोज वर्कर्स, ऑल दोज पीपल हु आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, वो भी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक नहीं, इन वॉट एवर कैपेसिटी, चाहे उनकी कितनी भी क्षमता हो, चाहे उनकी क्षमता काम करने की हाई हो, चाहे उनकी क्षमता काम करने की लो हो, आर कॉल्ड वर्कर्स। ठीक, अब बहुत आसानी से इसको फिर से पढ़ लेते हैं, 1 मिनट में याद हो जाएगी। ऑल दोज हु आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन वॉट एवर कैपेसिटी, हाई और लो, आर वर्कर्स। तो इसके अंदर मैंने क्या मार्क कर दिया? यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ये मेरे को जरूर इस्तेमाल करना है। फिर मेरे को कैपेसिटी, हाई और लो, उनके काम करने की कैपेसिटी जरूर लिखनी है। ये मैं अगर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखूंगा तो एग्जामिनर
आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपकी कॉपी को समझने में दिक्कत नहीं होगी और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। वर्कर हमने समझाया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके अंदर पहला आ गया हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है हम उसको अब समझते हैं और हल्के हल्के हम उसको रीड करेंगे। रीड करते करते ये हमको समझ में आ जाएगा। द वर्कर, ये पहले समझाया था कि वर्कर्स क्या होते हैं। द वर्कर या वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। बिल्कुल सही बात। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्कर या वर्कर्स हु ओन, OWN, जिनका खुद का अपना व्यवसाय है, किसी के अंडर में रह के वो काम नहीं कर रहे। ऑपरेट एन एंटरप्राइज, कोई एक उद्योग चलाते हैं। किस लिए चलाते हैं? टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड के लिए। वो क्या कहलाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल भी हम लिखेंगे इसमें जरूर। एग्जाम्पल जैसे कि अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म। ठीक है, तो यहां पर तक हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। जो भी कोई आपकी कॉपी चेक करेंगे वो मार्क्स नहीं काटने के। इसके बाद अगर आप कुछ डाटा मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, डाटा हमें जरूर देना पड़ता है, रिकॉर्ड्स, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हमें बात करनी पड़ती है, तो इस समय आप लिख सकते हैं कि दिस कैटेगरी अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स। ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयड समझ में आ गया कि वह लोग जो कि अपना खुद का व्यवसाय जो होता है वो करते हैं और खुद उसके मालिक भी होते हैं। अब मैं आ जाता हूं सेकंड पे। हायर्ड वर्कर्स कौन से होते हैं? दोज पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर्स। जैसे कि मान लेते हैं मैं अभी यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल है खाली, और मैं आपसे कुछ थोड़ा सा चार्ज कर रहा हूं, हालांकि कर नहीं रहा हूं, समझ लेना, एग्जाम्पल है। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं इस समय पर। लेकिन अगर मैं ही विद्यालय में जाकर, किसी भी स्कूल के अंदर जाकर मैं यही लेक्चर दे रहा हूं, तो वो जो मेरे बॉस हैं, जो मेरे मालिक हैं, उन्होंने मेरे को हायर कर रखा है। मतलब समझ गए मेरी बात को, कि वो मेरे को सैलरी दे रहे हैं। तो फिर मैं कौन सा वर्कर हो गया? हायर्ड वर्कर हो गया। एंड पेड वेजेस और सैलरीज एज ए रिवार्ड फॉर देयर सर्विसेज आर कॉल्ड हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के अंदर वो खुद मालिक है, हायर्ड वर्कर के अंदर वो किसी मालिक के अंडर में काम कर रहा है। ठीक है, अब हायर्ड वर्कर की भी क्लासिफिकेशन करी है दो पार्ट्स में। एक करा है इन्होंने कैजुअल वर्कर्स और एक करा है इन्होंने रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। अब ये कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? और आराम से सुनिएगा, सुनने से ही समझ में आ जाएगा। दोज पीपुल, वह लोग, who are not hired by their employer on a regular या permanent basis। हायर तो करे जाते हैं, उनको हम रखते हैं, हम उनको पैसे भी देते हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं देते, जिन्हें हम कहते हैं दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, हिंदी में, लेकिन हिंदी में लिख के मत आना, इंग्लिश में लिख के आना, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर दिहाड़ी मजदूर लिखने पे। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? रेगुलर एंड परमानेंट बेसिस। ठीक, पहले आएगा एंड डू नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज और सेट टू बी कैजुअल वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरूर लिख देना। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो मजदूर लोग काम करते हैं, वो कौन से हो गए? कैजुअल वर्कर्स। कुल मिला के बात ये है कि कैजुअल वर्कर्स वो हैं कि जो हायर तो हैं, लेकिन परमानेंट सैलरी उनको जो एम्प्लॉयर है, जो उनका मालिक है, वो नहीं देता है। काम करा भाई, ठीक है, अपने पैसे ले जाइए, आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सैलरी बेस पे वो लोग काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। रेगुलर, अगला पॉइंट, हायर्ड वर्कर का पॉइंट नंबर बी, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। अब ये क्या होते हैं? व्हेन अ वर्कर इज इंगेज्ड बाय समवन, पहले बताया था कि सेल्फ एम्प्लॉयड तो बिल्कुल अलग हो गया, अब हम बात कर रहे हैं हायर्ड की। तो किसी वर्कर को किसी एम्प्लॉयर ने या किसी उद्योगपति ने हायर कर रखा है, उसको सैलरी देता है। ठीक है,
और वो सैलरी कैसी है, तो ये इसका की पॉइंट है। रेगुलर बेसिस जरूर लिखना है। क्या लिखना है? रेगुलर बेसिस। तो मैंने यहां मार्क कर दिया रेगुलर बेसिस। दे आर नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर रेगुलर वर्कर्स। जैसे कि क्या हो गई, मैंने कहा टीचर, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, स्कूल से मेरे को लगातार सैलरी मिल रही है, तो मैं हो गया एक, क्या हो गया, रेगुलर सैलरीड वर्कर। ठीक, समझ में आ गया एग्जाम्पल। एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट है क्या, क्या है ये रोजगार, रोजगार को समझ लेते हैं। ये एक रिलेशनशिप है। किसके रिलेशनशिप है ये? एक जो काम ले रहा है और एक जो उनके यहां पर काम कर रहा है, उनके बीच में कैसा है, एक रिलेशनशिप है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो क्या कहता है कि वह उनके यहां पर कुछ काम करेंगे, और वो काम कैसा होगा, डूइंग समथिंग वैल्यूएबल, कि कुछ उसकी कीमत निकल कर आए, कोई प्रोडक्टिविटी हो जाए, कोई उत्पादन बने। वो सब क्या आता है, ये सब एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है। पढ़ के सुनाते हैं हल्के हल्के। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, हु आर बाइंडेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखना जरूर, हु आर बाइंडेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए, क्या, वैल्यूएबल, अनवैल्यूएबल नहीं, तो वो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। किसी ने कहा कि भाई जाओ ये कर, ऐसा उल्टा पुल्टा करके आओ, नहीं, वो गलत बात है। वो इसमें इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाते ही नहीं उस चीज को। इकोनॉमिक्स में केवल हम वो चीज पढ़ाते हैं जो कि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो, प्रोडक्टिव हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वो आप क्लास 11 में पढ़ के आए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डूइंग समथिंग वैल्यूएबल और इट इज एन एक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग और स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड, या तो ये एक एक्ट है एम्प्लॉइंग का, या फिर खुद एक अवस्था है किसकी, ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया। अब फटाफट जल्दी से एक बार इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, हमें क्या क्या लिखना है, तो कैसे लिखना है ये मैंने आपको समझाया अभी तक। ऐसे ही आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स के की पॉइंट सोचिए कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे पहली चीज जो मैं सबसे पहले बता दी थी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज नहीं चलेंगी, क्या चलेगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी चलेगी। वर्कफोर्स, वर्कफोर्स क्या है, इसको बड़े आम सुनिएगा। पर्सन्स, लोग, हु आर एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो वो सारे लोग जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज्ड रहते हैं, लिप्त रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, कार्यरत, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आर टर्म्ड एज वर्कर्स। भाई मैं भी अभी काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भाई देश में लॉकडाउन है, कई मेरे जो बच्चे हैं उन तक टीचर्स पहुंच पा रहे होंगे, नहीं पहुंच पा रहे होंगे। मेरे मन में थोड़ी सी पीड़ा उठी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूरे देश को पढ़ाते हैं, पूरे देश को पढ़ाते हैं और हंसी खुशी पढ़ा रहे हैं। तो एग्जाम्पल बीच में है, पॉइंट पे फिर आ जाते हैं। पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज वर्कर्स एंड दे कंस्टिट्यूट द वर्कफोर्स, और ऐसे लोग क्या बनाते हैं, वर्कफोर्स बनाते हैं। इट इज इन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग, और ये सब क्या है, वह सारे लोग जो मिलके काम कर रहे हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं, वर्कफोर्स में आते हैं। ठीक है, और इतना पॉइंट था, ऐसे हमें पॉइंट बनाने, और वही लोग आएंगे इस वर्कफोर्स में जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं। जो एक्चुअली में वर्क नहीं कर रहा है, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे वर्कफोर्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमें नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। अगला एक फॉर्मूला भी है, वो भी हमें दो फॉर्मूले में हमें याद करने हैं। देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर आपका भी एक चैप्टर भी आएगा नेशनल इनकम का, बेटा उसको ढंग से याद कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर मैं उसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप मन लगा के पढ़ाई करिए। तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेट है, जो रेशियो है, उसका फॉर्मूला बड़ा आसान है,
इससे मैंने ये बताया कि वो सारे लोग जो किसी ना किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगे हुए हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? ऐसी बात है, सारे लोग लगे हुए हैं क्या काम पे? तो आप बोलोगे सर सारे तो नहीं लगे हुए होंगे। बस सवाल का आंसर मिल गया। टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। सिंपल तरीका है। तो आप पूछोगे सर कैसे मतलब ये बना? देखिए, टोटल पॉपुलेशन एज अ डिनोमिनेटर काउंट कर रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए कि क्या आपके घर के अंदर सभी लोग काम कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो सभी लोग काम कर नहीं बेटा, सभी काम नहीं कर रहे हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में काउंट नहीं करेंगे। जो कामकाजी लोग हैं, टोटल वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है। लेबर सप्लाई ये क्या होती है इसको हम समझेंगे अब। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्कर्स, वो अमाउंट ऑफ वर्कर्स दैट आर विलिंगली टू वर्क, जो इच्छुक हैं काम करने के, उन्हें ही बोलेंगे। मेरा नहीं कर रहा मन, नहीं पढ़ाता, चलो मैं जाओ। तो जिस समय मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे काउंट नहीं कर सकते। मेरा मन आ गया मैं कल से टीचिंग नहीं करूंगा, लॉकडाउन चल रहा है और मैं कुछ और करूंगा। सर क्या करोगे? भाई मैं भी आराम करूंगा, तो फिर मैं वर्क फोर्स में नहीं आऊंगा। ठीक, अंडरस्टूड। मैं फिर से रेफिशन पढ़ देता हूं, ऐसे मत लिख के आना, समझाने के लिए बता रहा हूं खाली। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्कर्स दैट आर विलिंगली टू वर्क कॉरस्पॉन्डिंग द पर्टिकुलर वेज रेट, यानी कि प्रॉपर काम और उस प्रॉपर काम का प्रॉपर दाम मिलना चाहिए। लेबर फोर्स, ठीक है, हो गया। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जरूर होगा, और भारतवर्ष के अंदर तो आप समझते ही हैं कि ये एक समस्या है, और अभी तो भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में है। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर ऑफ फोर्स। परसेंटेज निकालना आप जानते ही, ठीक है, इनटू 100 कर देना। आसान आसान तरीके से ऐसी रोज पढ़ोगे 10-15 मिनट, एकदम सब रट जाएगा। और एक बार अगर समझ में आ गया तो अपने वर्ड्स में लिख दोगे की पॉइंट्स और की वर्ड्स के साथ, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक। जॉबलेस ग्रोथ, फॉर्मल सेक्टर। अब मैं आता हूं ये फॉर्मल सेक्टर है क्या चीज। फॉर्मल सेक्टर के बाद इनफॉर्मल सेक्टर वाला पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। 20 मिनट की पढ़ाई आज बहुत हुई। ऑल द पब्लिक सेक्टर, दोज एंड दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखा है, 10 हायर्ड वर्कर्स और मोर। इसमें एक्ट है, एक्ट याद जरूर कर लेना है, जरूर लिखना है, ठीक है। ऐसे हमको पढ़ाई करनी है, ऐसे हमें इकोनॉमिक्स को याद करना है। आधा चैप्टर 20 मिनट का हमने आज करा, लगभग 20 मिनट हुए होंगे, 19 मिनट हुए होंगे। उसके बाद कल मैं फिर से इसी चैप्टर का पहले रिकैप दूंगा, रिवीजन कराऊंगा, फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और बेटा प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आप हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे चिंता है अपने देश के बच्चों की, बहुत ज़्यादा चिंता है। आप एक टीचर का जो व्यथा है या दुख है वो आप समझ रहे होंगे। मेरे देश के आने वाले होनहार बालक आप हैं। आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और अगर सर की बात अच्छी लगी हो इसको फैला देना, लाइक कर देना, आप लोगों की भाषा में लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और उसे भी कराना। वंदे मातरम।